May I come in, sir? Good morning, sir. Sit down. आप प्रिया यादव? जी सर। प्रिया, आप सुल्तानगंज से हैं? सर सुल्तानपुर से। अच्छा, सुल्तानपुर से। जी सर। कुछ बताइएगा सुल्तानपुर के बारे में, क्यों प्रसिद्ध है, या उसके बारे में परिचय कराइए हमारा। सर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका ODOP उत्तर प्रदेश के योजना के हिसाब से मूज प्रोडक्ट है, जिसमें काफ़ी वर्क किया जा रहा है वहाँ के महिलाओं को रोज़गार मिल सके, वहाँ के स्थानीय समुदाय को कुछ अच्छी स्थिति हो सके, उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर की जा सके। सुल्तानपुर में कुछ फेमस पर्यटन स्थल हैं, जैसे सीताकुंड, जैसे पारिजात वृक्ष फेमस है, विजयथुआ धाम फेमस है जहाँ पे पर्यटन काफ़ी अच्छा है, जिससे तो काफ़ी। पारिजात वृक्ष केवल सुल्तानपुर में है और भी नहीं? जी, अभी शायद केवल सुल्तानपुर में है पारिजात वृक्ष। क्या महत्व है पारिजात वृक्ष का? सर इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है कि ये पहले पर्यावरण को काफ़ी शुद्ध भी करता है, और ऐसे पहले लोगों की मान्यता है कि ये मनोकामना को भी पूर्ण करता है। ये सर इसका सांस्कृतिक महत्व है, वैदिक महत्व। कोई मेडिकेटेड वैल्यू भी है उस पौधे का? जी सर, पर्यावरण के लिए तो अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन इससे काफ़ी अच्छी निकलती है, जिससे हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तो एक किसका बेनिफिट। पारिजात का मैंने सुना है कि भाई कोई मेडिकेटेड वैल्यू भी है। तो इसके फूलों की कुछ है वैल्यू मेडिकल में, बट मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता है कि मेडिकल में क्या है। प्रिया, आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल है आपका? जी सर। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में क्या अंतर बता सकती हैं? हिंदू विवाह एक हमारे यहाँ एक धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का विषय है। यहाँ पे लोग इसको आस्था और बाकी चीज़ों से जोड़ के देखते हैं कि ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जबकि मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम धर्म के हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब कभी भी आप इससे बाहर निकल सकते हैं, किसी भी स्थिति में आपको लगता है कि आप इससे बाहर होना चाहते हैं। हिंदू धर्म में इसको एक कल्चर में अडॉप्ट कर लिया गया है कि हम जब भी एक बंधन में बनते हैं तो हम उसको जीवन पर निभाने का प्रयास करते हैं, परंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदली हैं, इसमें भी आप बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो तलाक सुविधा दी गई है कोर्ट के द्वारा। आप इससे कानून बना तलाक के लिए, या ऐसे अब नियम बन गया है? नियम बना है, विवाद नियम में 1956 में बना है कि आप इससे अलग भी हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के अनुसार। पहले नहीं था? जी सर। पहले नहीं था ऐसा व्यवस्था? पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई अधिनियम नहीं था कि आप इससे बाहर आ सकते हैं, लीगल राइट नहीं था। अच्छा। तो इस वजह से एक समाज में समस्या थी, अभी ये दूर कर ली गई है अधिनियम की वजह से। प्रिया, आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, क्या बता सकती हैं? जी सर, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में। सिंबॉलिक इंटरेस्टिंग जो बोलते हैं उसमें। जी सर। सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही एग्जैक्टली, सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, आपने सामाजिक चिंतक को तो पढ़ा होगा? जी सर। सोशियोलॉजी में जी सर। कौन से चिंतक आपको ज़्यादा प्रभावित करते हैं? सर कार्ल मार्क्स और अगस्त काम्ट जो सोशियोलॉजी के जनक हैं, ये काफ़ी प्रभावित करते हैं, और एक कार्ल मार्क्स हैं जो। दोनों में आप क्या तुलना देखती हैं? अगस्त काम्ट आपने बताया, फिर कार्ल मार्क्स, दोनों दो ध्रुव हैं। जी सर। तो कैसे आप इसको संबंध जोड़ती हैं? सर अगस्त काम्ट एक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं समाज को समझने के लिए। उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया प्रत्यक्षवाद के अनुसार कि विज्ञान है या समाजशास्त्र कैसे इस समस्याओं को दूर कर सकता है समाज में, कैसे इसका स्थान है समाज। अच्छा, समाजशास्त्र को विज्ञान कहेंगी या कला? सर विज्ञान भी है और कला भी है, ज़्यादातर तो विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में विज्ञान है, क्योंकि वो सामाजिक समस्याओं का और बाकी चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कोई समाजशास्त्री का नाम बता सकती हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? जी सर, इसके जनक अगस्त काम्ट हैं, जिन्होंने इसको विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने माना है कि ये विज्ञान है। और कोई विद्वान जिन्होंने, मैंने विशेष तौर पर समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र के जनक हैं आप ठीक कह रही हैं, जी सर, लेकिन समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय? सर इमाल दुर्खीम ने भी स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके आत्महत्या का सिद्धांत देने की कोशिश की थी। इसमें कुछ आंकड़े एकत्रित करके उन्होंने बताया था कि समाज में किस प्रकार आत्महत्या बढ़ रही है या किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो उन्होंने भी एक तरह से ये प्रयास किया स्थापित करने का कि समाजशास्त्र विज्ञान हो सकता है या विज्ञान है। उन्होंने भी इस अध्ययन से ये माना है, उनके अध्ययन से प्रमाणित भी होता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है। आपके सोशियोलॉजी में अरुंटा जनजाति का अध्ययन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया जी के सर, ऑस्ट्रेलिया के। किसने किया?
सर इमाइल दुर्खीम ने ही किया है। उन्होंने टोटेमवाद का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने माना था ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटेमवाद देखा जाता है, जिसके दुर्खीम ने माना है कि ये आदिम धर्म का स्वरूप है, जिसको सबसे पुराना धर्म माना चाहिए। धर्म की उत्पत्ति टोटेमवाद से माना है उन्होंने। टोटेमवाद एक चिन्ह है जिसको उस धर्म में पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा या आस्था उसमें रखी जाती है। तो उन्होंने धर्म की व्याख्या में इस टोटेमवाद को सर्वाधिक पवित्र माना है, जो कि अरुंटा जनजाति से ही संबंधित है। प्रिया, आप ऐसा मानते हैं कि आप प्रशासन में जाएंगी तो सोशियोलॉजी आपका विषय है और सोशियोलॉजी प्रशासन में आपको मदद करेगा? जी सर। कैसे? तो सोशियोलॉजी समाज के बारे में ही अध्ययन करता है। यहाँ पे लोगों के अंतर संबंधों के बारे में अध्ययन करता है, लोगों की समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है, कैसे परिवर्तन ऐतिहासिक से आज हो रहे हैं या आगे कैसे हो सकते हैं। तो हमें समाज में समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने पे एक आइडिया लग सकता है कि हम आगे कौन सी नीतियाँ लाएँ जिससे इसमें अच्छे से सुचारू कर सकें या सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। जैसे विवाहिक संस्थाएं हैं, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, तो उसके लिए नीतियाँ बनानी होंगी तो हम उनका सहारा ले सकते हैं सामाजिक अध्ययन का, या फिर जो उसमें रिसर्च हुए हैं उसका सहारा ले सकते हैं नीतियाँ बनाने में, तो हेल्प कर सकता है इसमें। और अच्छा, आप समाजशास्त्र पढ़ी हैं, है ना? समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान अपने द्वितीय पत्र में कई सामाजिक समस्याओं के बारे में भी पढ़ा होगा। कोई ऐसी सामाजिक समस्या बताइए जिसने आपको हर्ट किया हाल के दिनों में? समस्याएं तो बहुत है भारत में, जी सर, लेकिन कोई ऐसी समस्या जिसने आपको टच किया होगा, हर्ट किया होगा, नहीं ये बड़ा? सामाजिक समस्याओं में किसी पर्टिकुलर कोई न्यूज़ वगैरह है उसको गलत तरीके से प्रसारित करके सामाजिक हिंसा बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जिससे आमजन को काफ़ी हानि होती है। तो ये एक सामाजिक समस्या है। किसी परिस्थिति को किसी राजनीतिक विषय बनाकर अगर उसको प्रसारित करने की कोशिश की जाती है तो आमजन उससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बजाय कि जिन्होंने उसको ऐसा किया है। तो ये एक समस्या है। हम किसी सकारात्मक चीज़ को भी समाज में नकारात्मक कर देते हैं। कोई ऐसी समस्या, आप शायद स्किप करने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन को। मैंने आपसे पूछा कि आप समाज में कौन सी ऐसी समस्या हाल के दिनों में जिसने आपको हर्ट किया हो या बहुत टच किया हो कि हाँ ये समस्या बड़ी गंभीर है? जी सर, सामाजिक समस्याएं तो ऐसे रेप वगैरह के केस जो बढ़ रहे हैं, बालिकाओं के, छोटी बच्चों के केस अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज़ में रहे हैं कई जगह पे स्टेट में। तो ये समस्या ऐसी है कि ये काफ़ी आहत करने वाली है, क्योंकि छोटी बच्चियां और बाकी सभी इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। अधिकारी आप बन गई है ना, और जिस प्रखंड में आपका पदस्थापना होगा वहीं मान लीजिए ऐसी समस्या उभर गई, जी सर। आप एक अधिकारी होने के नाते क्या आपका स्टैंड होगा? आप कौन सी कदम उठाएंगी आप? सर उसके लिए एक जांच कमेटी ज़रूर बिठाई जाएगी, जो इसके दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद समाज में कुछ नीतियाँ या फिर कुछ कानून बनाने की कोशिश, या फिर अगर कानून बन चुके हैं तो उनको लागू करने की कोशिश, कि ऐसी घटनाएं ना हो उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, या मैं करूँगी कि कम से कम हो ऐसी आपको तो बड़ा लंबा समय लग जाएगा तत्काल। ये सब घटनाएं ऐसी होती है जब लोगों का संवेदना अपने चरम पर होता है, जी सर। लोग एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो जाती हैं, तो उस समय नीतियाँ बनाना और लागू करना बड़ा लंबा समय लग जाएगा। तो जो आप एक अधिकारी होने के नाते इंस्टेंट क्या प्रयास करेंगे आप? तो दोषी को सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे जिसने भी ऐसा किया है। आप दोषी ठहरा सकते हैं किसी को? जी नहीं सर, अगर कोई समस्या आ रही है, उसको न्याय पाने में कोई समस्या आ रही है, तो मैं उसके न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने की कोशिश करूँगी एक अधिकारी के रूप में, जितनी मुझसे हो सकेगी। और उसके बाद की प्रक्रिया यही होगी कि मैं उसको और सरल बनाने की कोशिश करूँगी कि उनको न्याय आसानी से मिल सके अगर देरी हो रही है तो, और बाकी बात समस्याओं को समाप्त करने के लिए आगे नीति निर्माण करूँगी। पदक्रम क्या है आपका? सर पहले SDM है, उसके बाद ARTO है, फिर EO है, उसके बाद DPRO है, फिर डिप्टी SP है। डिप्टी SP को इतनी अल्प वरीयता क्यों दी जा रही है आपके द्वारा? सर मुझे लगता है मैं उस अपनी रुचि के हिसाब से मैं उसको थोड़ा कम मानती हूँ, बाकी मेरे लिए बेहतर। अभी सभी समस्याओं के बारे में बात की थी। जी सर। तो महिला होने के नाते जो इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, अब आप डिप्टी SP के रूप में उसको अधिक अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं। सर मैं कुछ शुरुआत में ही हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन बड़े लेवल पर बदलाव के लिए मुझे उससे SDM वगैरह में काफ़ी मिलेगा कि मैं ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हूँ। पूरी तरह से समाप्त करने के लिए मुझे ज़्यादा पावर या फिर ज़्यादा। इसमें SDM लिखा है जो आपने भरा है? डिप्टी कलेक्टर लिखा है। आपने SDM क्यों कहा? सर वो फेमस है इसलिए। फेमस है तो जो होगा सो बोलेंगे। जी नहीं, दोनों के मायने थोड़े अलग हैं।
क्या क्या अंतर है दोनों में? तो डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं तो उनको डिप्टी कलेक्टर और प्रशासनिक पद के हिसाब से SDM। उत्तर प्रदेश के प्रशासन में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है इसमें? जी जो उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन है, इसमें सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है सर प्रशासनिक स्तर पे पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में? तो मुख्यमंत्री होंगे सर। मुख्यमंत्री सर्वोच्च होते हैं। सर वैसे संवैधानिक रूप से तो राज्यपाल होंगे, पर प्रशासनिक रूप से या कार्यपालिका के हिसाब से मैंने पूरे सरकार में बात की है। उत्तर प्रदेश सरकार में जी, मुख्यमंत्री। जनता सर्वोच्च होती है, बट अगर प्रशासनिक पदों में या फिर ऐसे देखेंगे तो मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल नहीं होते? राज्यपाल संवैधानिक स्थिति में है और वास्तविक स्थिति लिखित रूप में भी तो वही है। जी सर, लिखित रूप में कौन भी है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैम। और शासन में कौन कौन सी महिलाएं हैं सर वर्तमान मंत्रिमंडल में? जी सर 5 महिलाएं हैं, बट उनका नाम मुझे रिकॉल नहीं है। वर्तमान में मंत्रिमंडल में यूपी में 5 महिलाएं हैं। मतलब आपको अपनी कम्युनिटी से कोई भी फीलिंग नहीं है? है सर, बट अभी उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अगर भी फीलिंग होती तो नाम भी याद होता है। जी सर, नाम याद था बट अभी नहीं याद आ रहा है। अगर आपको महिला मंत्रियों में ये कहा जाए कि कोई एक विभाग दे दिया जाए मंत्रिमंडल में, तो कौन सा विभाग लेना चाहेंगे आप? महिला और बाल विकास मंत्रालय। क्यों? महिलाओं और बच्चों के लिए, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील है हर क्षेत्र में, तो इनके लिए काम करना काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए, और मैं करना भी चाहूँगी इनके लिए काम। कुछ ऐसी महिला प्रशासक जिनसे आप प्रभावित रही हो? जी सर, वर्तमान में या पहले भी? कभी भी? सर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो पहली राष्ट्रपति थी, वो काफ़ी प्रभावित करती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से पहली बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। तो मेरे लिए एक गौरव का विषय था कि महिला हैं। तो नहीं, काम उन्होंने ऐसा क्या किया? काम सर राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में ऐसे उन्होंने किस भूमिका का निर्वहन किया? 2-4 भूमिकाएं बताइए जिसने आपके मस्तिष्क में, हृदय में अमिट छाप छोड़ी हो। सॉरी सर, ऐसा कुछ भी याद नहीं। तो जो और बताइए, ये तो ठीक बात नहीं है ना कि जैसे आप प्रभावित हैं, आप उनके बारे में नहीं जानती। किस बात से प्रभावित हैं? क्यों कुर्सी पर बैठ गए केवल इसलिए? सर उन्होंने अचीवमेंट अपने जीवन में हासिल की इतने बड़े पद पर, तो इस बात से मैं प्रभावित थी। नहीं, अचीवमेंट, आप SDM बन गए, हम भी आपसे प्रभावित हैं। उसके बाद कुछ आप ऐसा काम करेंगी? जी सर। जिससे लोग एक आप उदाहरण स्थापित कर सकें। जैसे कलाम साहब हैं, कलाम साहब क्यों प्रसिद्ध हैं? उन्होंने सर डिफेंस के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भी बहुत योगदान। राष्ट्रपति के रूप में क्या उन्होंने काम किया? सर कोई खास ऐसे याद नहीं आ रहा सर। चलिए अच्छा ठीक है, आपको अगर ये कहा जाए कि आपको अपना जीवन साथी चुनना है, जी उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज देखेंगे आप? सर वो ईमानदार हों और थोड़े संवेदनशील हों व्यक्तियों और बाकी जीवों के प्रति, और अपने कार्य के प्रति निष्ठा रखते हों, जो भी वो कार्य करते हों व्यक्ति के रूप में। और वो 3 ये क्वालिटी काफ़ी देखना चाहूँगी, क्योंकि संवेदनशीलता बहुत कम होती जा रही है। देखने सुनने में चाहे जैसे हों? जी सर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वो देखने का नज़रिया होता है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ होता है। तो बाहरी तौर पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे वो संवेदनशील हो, ईमानदार हो लोगों के प्रति। अभी जो एक बहुत बड़ी घटना घटित होने जा रही है भारत में, और जो आपके वर्ग से संबंधित है, महिला वर्ग से संबंधित है, क्या है? सर महिलाओं की आयु, विवाह की आयु बढ़ाने की बात हो रही है, जो 18 वर्ष से 21 वर्ष करने की बात हो रही है। ये बहुत बड़ी घटना है। जी सर, संवैधानिक रूप से बदलना, क्योंकि 18 वर्ष और पुरुषों का 21 वर्ष है, तो एक घटना ही है। और कुछ समानता का अधिकार दिया जा रहा है। और सर घटना घटने जा रही है सर। जी, सकारात्मक घटना, सर अभी तक इतिहास बनने जा रहा है। जी सर, एक राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम। वो जनजातीय क्षेत्र से आने वाली पहली महिला होंगी जो इस पद को सुशोभित करेंगी। और कुछ उनके बारे में जानती हैं? जी सर, ये झारखंड की राज्यपाल रही हैं इसके पहले, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया अपने करियर में, शायद राज्यसभा क्षेत्र में, इतना मुझे पता है। घर में आप झगड़ा करती हैं? जी सर, छोटे भाई बहनों से कभी कभी।
कितनी मारपीट होती है? आप पीटी जाती हैं कि भाई पीटा जाता है? भाई नहीं सर, छोटी बहन है, उससे कभी कभी हुई है बस। आप कितना पीटती हैं उसको? बस थोड़ा बहुत, जिस लेवल की लड़ाई होती है उस लेवल में। किस किस लेवल तक पहुंची है लड़ाई? सर, एक थप्पड़ तक। कभी माँ टोका टाकी करती हैं आपको पढ़ने में, लिखने में या कहीं आने जाने में? सर आने जाने में तो नहीं, पर पढ़ाई में थोड़ा बहुत है कि पढ़ाई पे ध्यान देना। अब कभी- कहाँ से हुआ है ग्रेजुएशन? सुल्तानपुर से हुआ है सर, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज सुल्तानपुर। उसका मोटो क्या है कॉलेज का? अपनी मार्कशीट देखी है, उसमें कुछ मोटो बना है? जी सर, मोटो बना है क्या? सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी सर। उत्तर प्रदेश सरकार का मोटो क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार का मोटो प्रमुख सचिव कौन है यहाँ? चीफ सेक्रेटरी? सॉरी सर, डीजीपी? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। जो आपने भरा है ऊपर, जी। सबसे ऊपर डिप्टी कलेक्टर, इसके अधीनस्थ और ऊपर मतलब कौन कौन से अधिकारी होते हैं? सर अधीनस्थ शायद तहसीलदार होते हैं और ऊपर केवल तहसीलदार होते हैं? पद बताइए उनका, सबऑर्डिनेशन बताइए। तहसीलदार के नीचे कौन होता है? सर नायब तहसीलदार होते हैं, उनके फिर? नीचे कानूनगो होते हैं, उनके नीचे लेखपाल होते हैं। और ऊपर? ऊपर का नहीं पता, सॉरी। ठीक। प्रिया, आप बताएं मुझे, जो आपका फॉर्म मुझे प्राप्त हुआ है, आपका जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है जी बहुत अच्छा है जी और आप 4th फर्स्ट क्लास हैं। जी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि बीएससी के बाद जी आपने एमए किया, जी सर। तो मानविकी विषय लेने के पीछे क्या कारण था? सर साइंस में उतना अच्छा मैं कर नहीं पाई जितना अच्छा मैंने सोचा था, मुझे उतने अच्छे अनुभव नहीं रहे और फिर मेरा आर्ट की तरफ रुझान थोड़ा बढ़ गया उस टाइम, इस वजह से मैंने मानविकी नहीं, मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपको अंक मिले हुए हैं, 12वीं में बहुत अच्छा मार्क्स है आपका, 10वीं में भी है, इवन बीएससी में भी बहुत अच्छा है, जी सर। तो फिर उसके अनुरूप क्यों नहीं हो पाया? सर वो मेरी कुछ कमियां रही, शायद मैं उतना बेहतर नहीं कर पाई अपने करियर के लिए, जो भी मैंने सोचा वो उतना अच्छा हो नहीं पाया। मानविकी जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा इसमें मैं बेहतर कर सकती हूँ अपने आप का, तो इस वजह से मैंने मानविकी लेना। तो पीजी आपने किस सब्जेक्ट से किया है? सर सोशियोलॉजी से। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट रहा है, जी। तो समाज का अध्ययन आपने पुस्तकों में बारीकी से किया होगा, व्यवहारिक स्तर पर भी आप रूबरू हुई होंगी। जी सर। तो समाज ग्रामीण और शहरी दो बिंदुओं पर विशेष रूप से देखा जा रहा है या देखा जाता है। जी सर। तो शुरू में जो समाज था वो ग्रामीण था, शहरी समाज के रूप में परिवर्तन जो उसका हुआ किस दौर में हुआ और कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे जिसकी वजह से शहरीकरण की ओर मानव समाज उन्मुख हुआ? सर सबसे बड़ा कारण औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास की वजह से शहर औद्योगिक विकास के केंद्र बन गए, जहाँ पे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता हुई। चूँकि ग्रामीण एरिया में इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं, इतने रोजगार उपलब्ध नहीं होते थे, इस वजह से लोगों का प्रवसन ग्रामीण समाज से शहरी समाज की तरफ ज़्यादा हुआ। मूलभूत आवश्यकताएं भी उनके शहरी समाज में ज़्यादा उनको अच्छी दिखी। तो एक कारण तो ये रहा, औद्योगिकरण रहा। औद्योगिकरण के कारण ही सारे कारण निकल कर आते हैं। रोजगार भी उसी की वजह से आता है। जहाँ पे औद्योगिक विकास ज़्यादा होगा वहाँ पे लोगों का जब जनसंख्या संकेंद्रण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सुविधाएं भी ज़्यादा विकसित होंगी। जैसे हमारे अस्पताल हो गए, शिक्षा के जितने भी केंद्र हो गए, आवास की सुविधाएं होंगी, जल की सुविधाएं होंगी, बाकी सारी सुविधाएं। तो मूल कारण रहा कि औद्योगिक विकास या औद्योगिकरण की वजह से शहरीकरण बढ़ा है और थोड़ा सा आधुनिकीकरण की आपसे वजह से। ये भी जानना चाह रहा हूँ कि शहरीकरण का जो जन्म हुआ, जी औद्योगिकरण उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता है, लेकिन ग्रामीण से शहरी जो पृष्ठभूमि बनी, ग्रामीण से शहरी अवस्था में मानव प्रवेश किया, तो आखिर में उस ग्रामीण जीवन में ऐसा कुछ क्या क्रांतिकारी बदलाव आया और उस समय का जिस समय में बदलाव आया होगा वो क्या था जिसकी वजह से मानव जो गांव है शहर को जन्म दिया या बड़े बड़े कस्बों को जन्म दिया? अतीत के संदर्भ में और इतिहास के संदर्भ में भी मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर ग्रामीण पृष्ठभूमि में कृषि पहले मुख्य पेशा हुआ करती थी, जो लोगों को अच्छे लेवल पे सुविधाएं उपलब्ध करा देती थी। लोगों का भरण पोषण संभव हो पाता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे वो संभव नहीं हुआ। लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई
और उनके उस अनुपात में उनकी आय, जितनी भी आय थी वो घटती गई। तो एक आय भी बहुत बड़ा केंद्र था इतिहास में। पहले आपके कहने का तात्पर्य है कि कृषि में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जी सरप्लस फूड प्रोडक्शन जो हुआ, अधिशेष उत्पादन, जी उसकी प्रक्रिया, उसके परिणाम स्वरूप जो है जीवन कहीं न कहीं ग्रामीण से शहरी स्वरूप को लेने जी लगा। सर। तो ऐसा कोई दौर था जो आप याद कर पा रही हो कि जिस समय एग्रीकल्चर में तूफान आ गया हो, सर, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा हो? हरित क्रांति के दौर में 1966 के में हरित क्रांति, उसके पहले से ही शहरीकरण होता आया था, लेकिन कृषि अगर ग्रामीण हरित क्षेत्र क्रांति कब हुई? 1966-67 में उससे पहले शहर आ चुके थे सर, बहुत विकसित बड़े हो बड़े चुके महानगर थे। हैं। जी शहर सर। की तो संकल्पना आप देखेंगे, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन तो इंडस वैली जी सिविलाइजेशन सर। सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में, जी सर। सेकेंड अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में 16 महाजनपद का उल्लेख। जी सर। तो शहरों का तो पहचान 16 बहुत पहले से। महाजनपद के समय में कृषि का विकास तो खोजों की वजह से हुआ। लोहे की खोज की वजह से जब लोग उत्पादन में वृद्धि कर पाए तो लोगों ने अपना अधिशेष उत्पादन किया, उसकी वजह से लोगों ने निवेश अच्छा किया। निवेश का प्रतिफल उनको अपने शहरीकरण में या फिर महाजनपद के विकास में हुआ। लोगों ने खाने पीने से आगे बढ़ करके बाकी सारी चीज़ों में जब निवेश किया तो शहरीकरण या फिर महाजनपद का विकास हुआ। इसी क्रम में इतिहास में बढ़ता चला गया, अधिशेष उत्पादन और बाकी वजह से। आपने शौक में सिंगिंग और उपन्यास को पढ़ना लिख रखा है, जी सर। तो किस प्रकार के गानों में आपकी रुचि है? 60s के दशक के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। 60 के दशक के? जी सर। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप इस दौर में हैं और आपकी रुचि बहुत प्राचीन है? जी सर, है, थोड़ी सी है। तो वर्तमान समय में जो ट्रेंड है और पुराने समय के जो गाने रहे, उसमें ऐसा क्या मतलब बदलाव है जो आप वर्तमान समय के गानों को नहीं पसंद कर पा रही हैं, स्वीकार नहीं कर रही हैं? सर, पहले समय के गाने जो कुछ हमें कुछ सीख देते थे अपने गानों के माध्यम से, अपनी बोली भाषा के माध्यम से, कुछ जीवन में सफलता असफलता या फिर किसी भी मोड़ पर हमें एक रास्ता दिखाते थे, उनके कुछ मायने होते थे। वर्तमान में ऐसा रहा नहीं है, तो वो हमें उतना प्रेरित नहीं करते हैं आगे बढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि हर लाइन, हर बदलाव जी सर। आपको कुछ न कुछ सिखाती है, और आपके अनुसार जो नई चीज़ें हैं, विशेष करके आपके जो शौक आपने लिख रखा है इसमें, उसमें से आप कोई सीख नहीं ले पा रही हैं? जी सर, बदलाव तो दोनों तरह से होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। मुझे लगता है ये बदलाव कहीं ना कहीं नकारात्मक रहा है। नकारात्मक रहा जी है? सर, संगीत या फिर इस दुनिया में थोड़ा सा नकारात्मक रहा है। तो जब घर में शादी विवाह का माहौल होता है, जी तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप प्रयास करते होंगे कि पुरानी गानों का ही प्रचलन हो। ईमानदारी से आप बताएंगे इस बात को, या नए गानों पर जी विशेष सर, रूप से अभी ये कार्यक्रम? मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में मेरी वजह से ये नहीं हो पाएगा। जब बड़े हैं मेरे से, वो कुछ फैसला करेंगे तो उन्हीं का लागू होगा। तो अभी तक मैं तो ये परिवर्तन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप 60 दशक की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी रुचि लोक संगीत की तरफ भी हो? जी सर, उतनी नहीं है, क्योंकि उतनी जानकारी नहीं है उसके बारे में। ये सुनते सुनते या फिर ऐसे अनुभव हुआ तो मुझे अच्छा लगने लगा। लोक संगीत पे उतना ध्यान नहीं गया, इस वजह से उतनी जानकारी नहीं है लोक संगीत। नॉवेल पढ़ने की बात है तो किस प्रकार के मतलब उपन्यासकार को आप प्रेफर करती हैं, पढ़ती हैं, या किन के उपन्यास को? सर, मैंने जो 2-3 पढ़ी है, बस खाली समय में या फिर जब मुझे अच्छा लगा पढ़ना, या मैंने सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मैंने 3-4 पढ़ी हैं जो मुझे अच्छी लगी। बहुत अनुभव नहीं है अभी इस फील्ड में, 3-4 का ही अनुभव है। तो 3-4 का ही जी अनुभव है। सर। ठीक है प्रिया,